हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6th हम जो यहाँ करेंगे हिंदी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदी के अंतर्गत हमारे समक्ष टॉपिक आया है देवनागरिक लिपि। देखा जाए तो जो बच्चे बीए में पढ़ते हैं उनके लिए देवनागरी लिपि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे उनको 10 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए अगर हम यहाँ पर देवनागरी लिपि की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है और इस पर विचार करना है। चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि में क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक देवनागरिक लिपि। देखा जाए तो हर एक पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्व रखता है और हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। और हमारे समक्ष यहाँ पर आया है देवनागरी लिपि के अंतर्गत कि देवनागरी लिपि के गुण एवं विशेषता लिखें, या गुणों के दृष्टि से देवनागरी लिपि के अत्यंत वैज्ञानिक है। इस बात को हमने एनालाइज करना है। या ये भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए गुणों की दृष्टि से देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। देखा जाए जब बहुत से खोजकर्ताओं ने इसको खोजा तो इसको कई रूप दिए, और इसमें से वैज्ञानिक भी रूप है। कहते हैं आज हम आधुनिक युग में हैं और यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन न करना ये संभव नहीं रह जाता है, और वैज्ञानिक जो है अध्ययन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो गुणों एवं दोषों के अंतर्गत अपनी ध्वन्यात्मकता के कारण ही किसी भाषा की लिपि के विशेष महत्व स्वीकार किया जाता है। यानी देखा जाए तो ध्यानात्मकता कि कितना हम इसमें ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और इसी महत्वता के कारण इसको जो है स्वीकार किया जाता है। विश्व के अधिकांश विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि देवनागरी लिपि संसार का वर्तमान लिपियों से अधिक वैज्ञानिक है। देखिए ये तो विचार है, लेकिन जब तक हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि भाई देवनागरी लिपि संसार का वर्तमान लिपियों से आधुनिक किन कारणों से है। देखा जाए तो शीघ्र लिपि यानी फोनोग्राफी को आधुनिक संधानकर्ता जाइकल पीटरसन का कहना है कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि ही है। चलिए ये तो पिटमैन का कहना है कि संसार की कोई भी लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वो एकमात्र देवनागरी लिपि ही है। और इसी प्रकार मेरियन विल्यमसन ये लिखते हैं कि देवनागरी लिपि में यद्यपि जेड और एफ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह अभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण और संतुलित है। तो इनका विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि में यदि देखिए तो जेड और एफ के वर्ण नहीं हैं, फिर भी ये सभी लिपियों से संतुलित है। और यहाँ यह कह देने की आवश्यकता नहीं है कि ज और फ के नीचे बिंदी लगाकर ज और फ अक्षर निर्माण के प्रयुक्त अभाव को दूर भी कर दिया गया है। यानी पहले ज और फ होती थी, लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो ज के नीचे बिंदी और फ के नीचे बिंदी लगा के इस अभाव को भी दूर करने की कोशिश किया गया है। उर्दू के अक्षरों को देवनागरी लिपि में इसी प्रकार लिखे जाने लगा है, तो उर्दुओं के अक्षरों में भी इसी प्रकार के देवनागरी लिपि लिखे जाने की प्रावधान अब शुरू हुई है। और ये सभी गुण देवनागरी लिपि को पुण्य वैज्ञानिक लिपि प्रमाणित भी करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में भी परिपूर्ण है। और इसमें हम देखें डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने ठीक ही कहा है, और उनका विचारधारा ये था कि अपनी सुरंग पूर्णता से देवनागरी लिपि भारत के सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रतिष्ठित लिपि में से है।
यानी देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी ने कि अपनी स्वतंत्र पूर्णता से देवनागरी लिपि भारत की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रतिष्ठित लिपि है। देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान के राष्ट्र लिपि घोषित भी किया जाना और भारत के अनेक प्रांतों की भाषा होना इस बात का प्रमाण है कि यह लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ लिपियों में से गिनी जा सकती है और ये सर्वश्रेष्ठ लिपि भी है। कोई दूसरा लिपि इसका स्थान नहीं ले सकता। यानी देखा जाए तो देवनागरी लिपि हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है और इसका वैज्ञानिक भी रिसर्च रिगार्डिंग है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इन गुणों ने देवनागरी लिपि का विश्व की सर्वाधिक पुण्य और संतुलित लिपि होने की योग्यता और गौरव प्रदान किया है और इसके बारे में हम संक्षिप्त जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संक्षिप्त बातें हैं। पहली गौरव की बात तो यही आती है कि संसार की सभी प्रमुख भाषा की ध्वनि देवनागरी लिपि में ही समाहित है। यानी देवनागरी लिपि में संसार की सभी भाषाएं देवनागरी में ही समाहित है और उन्हें व्यक्त करने वाले चिन्ह भी देवनागरी लिपि में ही उपलब्ध है। अर्थात इस बात से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भाषागत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्ह से ये संपन्न है। यानी सबसे अधिक ध्वनि चिन्ह जो है इसी में ली गई है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो ध्वनियों का उच्चारण भी सिखाई के अनुरूप ही हुआ करता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी में देखा जाए तो ध्वनि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है और जैसे हम लिखते हैं वैसा ही उसका जो है उच्चारण भी होता है। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो आप कहते हैं कि जब बच्चे लिख रहे हो तो उसको उच्चारण भी करो तो ये ध्वनि होती है। उदाहरण स्वरूप देखें तो अंग्रेजी में आम लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी में आम लिखना हो तो ए डबल होगा यानी ए होगा और एम होगा तो आम हो गया। अंग्रेजी में आम लिखा गया तो बोला जाएगा डबल एम लिखा क्या बोला जाएगा डबल ए एम तो आम। उर्दू में यही शब्द अगर लिखना होगा तो बोला जाएगा अलिफ मदाद मीम माकूफ। अब देखिए कितना इसमें जटिलता आ गई। आम दो वर्ड, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे डबल ए एम और उर्दू में अलिफ मदाद मीम माकूफ। जबकि देवनागरी में बोला भी आम आम जाएगा और लिखा भी। तो देखा जाए तो लिखने और बोलने के कारण उच्चारण की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि हम आम भी बोल रहे हैं और आम ही लिख रहे हैं और इंग्लिश में लिख हम आम रहे हैं और उच्चारण देखिए क्या है डबल ए एम और उर्दू में हम बोलते आम हैं लेकिन अगर हम लिखते हैं तो अलीफ मदादा मिफ माकूफ। तो ये बहुत बड़ा शब्दों का यहाँ पर हेरफेर हो जाता है। उच्चारण और लिखने में बहुत अंतर आता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एनालाइज हो सकते हैं। अगर आगे देखें तो देश के प्रायः सभी लिपियों का विकास क्योंकि ब्राह्मणी लिपि से ही हुआ है। अंततः देवनागरी लिपि का देश में प्रचलित सभी लिपियों से पारिवारिक संबंध है। देखिए देवनागरी लिपि का सभी लिपियों से संबंध है। हर कोई लिपि जो निकला है वो कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि से ही निकला है। बेशकली हम कहते हैं कि वो लिपि अलग है लेकिन देवनागरी लिपि ही जो है इसका जनक है और इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण या अक्षर होते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि देखा जाए तो इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का उपयोग किया गया है तो इसको और भी सरल बना देता है। इसकी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण ध्वनि वैज्ञानिक पद्धतियों से उच्चारण स्थान एवं देखा जाए प्रयत्नों के आधार पर किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है कि इसके वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन का वर्गीकरण ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण स्थान और प्रयत्नों के आधार पर किया गया है।
इसकी वर्णमाला और वर्तानी के सीख लेने पर शब्दों को हिजने यानी स्पेलिंग रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग को रटते हैं, ऐसा हिंदी में हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। और शुद्ध उच्चारण होने पर शुद्ध लिखा भी जा सकता है। अगर आप उच्चारण शुद्ध कर रहे हो तो आप लिखोगे भी शुद्ध। तो ये काफ़ी वैज्ञानिक यहाँ पर एनालाइज किया जा सकता है। अगर आगे हम देखें, प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित किए गए हैं और इसके प्रयोग के द्वारा स्वर युक्त व्यंजनों के उच्चारण के स्वरूप ही स्वतंत्र अक्षरों में लिपिबद्ध किया जा सकता है और इस कारण कम स्थान में अधिक शब्द लिखे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इस लिपि में लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य होता है। तो ये आप भली भांति समझ गए होंगे कि हिंदी जब लिखते हो, जैसे हम भी अभी पढ़ रहे हैं कि इस लिपि में लिखित शब्दों के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्य होता है, यानी हर एक वर्ण का आपको उच्चारण करना पड़ेगा। इसमें कोई भी जो वर्ण होती है गौण नहीं होती, यानी साइलेंट नहीं होती है। तो ये इसको काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता बना देती है। लेकिन देखा जाए तो अंग्रेजी की तरह कुछ वर्ण मौन होते हैं, यानी साइलेंट नहीं होते हैं। जैसे देखिए नाइट, अब नाइट में देखा जाए तो नाइट NIT नाइट, लेकिन यहाँ पर नाइट के देखिए NIGHT। अब इसमें ह की क्या जरूरत है, नाइट तो नहीं था ना। तो ये आप समझ सकते हो कि बहुत से शब्द जो होते हैं साइलेंट होते हैं। जैसे होनेस्ट देख लो, होनेस्ट हम नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, लेकिन हम लिखते H से है। तो अंग्रेजी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो साइलेंट होते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा कहीं भी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर पे देवनागरी लिपि जो है अत्यधिक वैज्ञानिक है और ये बहुत सहज है। अगर अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये लेखन और वाचन दोनों ही दृष्टि से सरल एवं सहज है। हिंदी बहुत सरल और सहज है। हमें तो तब अफसोस होता है कि हम भारतीय भाषा को नहीं उच्चारण करते हैं और जो है अंग्रेजी भाषा का अधिक महत्व देते हैं। आज जो अंग्रेजी बोलता है कहते हैं बहुत हाई फाई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अपने देवनागरी लिपि, हमारा अपने हिंदी पे गर्व होना चाहिए। कहते हैं पूरा विश्व जो है हिंदी को अपना रहा है, लेकिन हम लोग जो है हिंदी से बहुत दूर जा रहे हैं। ये बहुत ही विकट समस्या है। देखा जाए तो इसका रूप अत्यंत नेत्र आकर्षक भी होते हैं। अगर हिंदी के हम शब्दों को देखें तो नेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण आकर्षण हमें प्रतीत होती है और ये देववाणी के संबंध होने के कारण जो है शास्त्र पुत्र भी है, क्योंकि इसको देववाणी है। देवता भी इसी शब्दों का उच्चारण करते थे, इसलिए देखा जाए तो देवनागरी जो है शास्त्र पुत्र माना गया है। यह वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित होने के कारण सरलता से सीखने योग्य है और इसको सीखना किसी भी बच्चों के लिए कठिन नहीं होता है। इसको सीखना बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। देखा जाए तो आवश्यकता अनुसार बदलाव के कारणों पर संसार की कोई भी भाषा इसके माध्यम से सरलतापूर्वक लिखी जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसार की कोई भी हम जो है भाषा हिंदी में बहुत ही सरलता से लिख सकते हैं। इसको और भी महत्वपूर्ण बना दिया गया है। देखा जाए तो ये अनेक भाषा की लिपि है, यानी सारे भाषा जो जन्म करता है वो कहीं ना कहीं हिंदी का ही है। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके पश्चात देखें तो इसके प्रत्येक वर्ण का स्वतः एक ही उच्चारण होता है, यानी प्रत्येक वर्ण का एक ही उच्चारण होता है। यानी क को हम क ही बोलते हैं, श को हम स ही बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसका डिफरेंस होता है। देखिए के क और सी क ही बोला जाता है। तो डिफरेंट यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखिए ब वर्ण के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश में डब्ल्यू भी व के उच्चारण में आता है और वी भी व के उच्चारण में आता है, लेकिन हिंदी में यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इसके प्रत्येक वर्ण एक स्वतंत्र एक ही उच्चारण होता है। देखा जाए तो इसमें संयुक्त वर्ण रचना की विलक्षण क्षमता होती है, जो वैज्ञानिक संतुलन एवं पूर्णता का ज्वलंत प्रमाण है। इसमें संयुक्त वर्ण रचना की विलक्षण क्षमता देखने को हमें मिली है और ये इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता भी है।
इस लिपि में लिखे शब्दों को पढ़ने के लिए अनुमान या अटकल से कहीं भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी देखा जाए जब इस शब्दों को आप लिखोगे या पढ़ोगे तो आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं कि ऐसा हो सकता है कि हम इसकी जगह आई लिखे कि ई लिखे। जो मात्रा है सो मात्रा है। तो हिंदी इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और अंग्रेजी में देखिए तो बहुत से बच्चों में अटकलें होती है कि हम स बनाने के लिए एस एच लिखें या सिर्फ एस का उपयोग करें। तो बहुत से अटकलें होती है, बट हिंदी में ऐसा कोई अटकलें नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे हम देखें तो अंग्रेजी और उर्दू लिपि में ऐसी अटकलें लगाई जाती है और उसमें अनुमान भी लगाया जाता है। इसलिए देखा जाए तो बाकी भाषा जो है बहुत ही जटिल है। देखा जाए तो इसमें सभी वर्ण सामान्य होते हैं। अंग्रेजी की तरह कैपिटल या स्मॉल नहीं होता है। अगर आप पेपरों में कैपिटल लेटर नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर आपको काट देता है, क्वेश्चनों को गलत साबित कर देता है। लेकिन हिंदी में कैपिटल और स्मॉल की कोई झंझट नहीं होती है। सारे शब्द एक जैसे ही होते हैं और इससे टंकन या मुद्रण में भी काफ़ी सहायता रहती है। तो देखा जाए तो हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक और सरल है। देवनागरी लिपि की भांति का अवसर नहीं है, भ्रांति का अवसर नहीं है। देवनागरी लिपि में भ्रांति नहीं है, कोई भ्रांत नहीं है, कोई जो है भ्रम नहीं है इसमें, क्योंकि यह एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, जबकि उर्दू में स के लिए से, सी, स्वा 3 वर्ण हैं। यानी देखिए उर्दू में श लिखने के 3 वर्ण होते हैं। हम से भी लिखते हैं, सीन भी लिखते हैं, स्वाद भी लिखते हैं। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रही है कि हिंदी में हम सिर्फ स कहते हैं और उर्दू में स को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तथा रोमन में देखिए क के लिए के और सी दोनों वर्णों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में भी कहते हो, बच्चों सिखाते होगे सी क के क, यानी एक ही शब्द के 2 वर्ण बने हुए हैं। 2 वर्णों का अंग्रेजी में रोमन में प्रयोग किया जाता है, तो इनको और भी जटिल बना देता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो देवनागरी हिंदी का बहुत ही सरलता यहाँ नज़र आ रही है। उसके पश्चात देखिए तो देवनागरी में मात्राओं का जो नियम है उसके सामान्य स्वर व्यंजनों में योग प्रयुक्त करने वाला वैज्ञानिक नियम और अन्य लिपियों में नहीं मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो बोलते हैं और जो मात्राएं लगाते हैं वो हमारे इसी वर्ण में ही सम्मिलित होते हैं। जैसे हम उसे स्वर कहते हैं और नीचे जो होता है व्यंजन होती है। तो इसमें जो मात्राएं होते हैं वो स्वर की ही मात्राएं होती है और व्यंजन की व्यंजन अलग होते हैं। तो ये देखा जाए तो युग्य प्रस्तुत कर रहे हैं। देवनागरी में जो मात्राओं का नियम है उसके सामान्य स्वर व्यंजनों में योग प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक नियम और अन्य लिपियों में नहीं हमें देखने को मिलता है। अरबी और फारसी और उर्दू लिपि में जेर, ज्वार, पेश आदि विधान हुए हैं और इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। फलस्वरूप शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता है। हम उर्दू, फारसी, अरबी में शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे मंदिर को मंदिर पढ़ लिया जाता है, मंदिर को हम मंदिर पढ़ लेते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। देखा जाए तो देवनागरी में अंग्रेजी लिपि PUT पुट और BUT बट जैसी स्थिति नहीं बनती है और ना ही SH से स और TH से थ, CH से च आदि ऐसे 2 वर्ण जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये सिर्फ अंग्रेजी में ही हो सकता है। हिंदी में तो स को हम स ही बोलते हैं और TH इंग्लिश में हम यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर 2 शब्दों को जोड़ा गया है और हिंदी में सिर्फ हम थ ही बोलते हैं, सिर्फ थ होता है और CH से च। तो यह 2 वर्णों को जोड़ने की आवश्यकता होती है अंग्रेजी में, लेकिन देवनागरी लिपि में इसके लिए श, थ और च अलग से ही वर्ण बने हुए हैं। तो देखा जाए यहाँ पर हमने देवनागरी लिपि को जो है वैज्ञानिक बना दिया और ये गुणों के दृष्टि से देवनागरी लिपि जो है अत्यंत वैज्ञानिक है और इस पे हम जो है कोई 2 राय नहीं रख सकती है। ये वैज्ञानिक है तो है और ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है गुण एवं विशेषताएं। इस पर हमने जो है 21 गुणों का यहाँ पर हम चर्चा किए हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी याद कर लेते तो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे जो हमारे समक्ष आएगा
वो आएगा देवनागरी लिपि के दोष का उल्लेख करें और देवनागरी लिपि में पाए जाने वाले दोषों को सुधार के उपाय लिखिए। जो दोष है हम उसको भी सुधारने के उपाय अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये आपके मन से जाना नहीं चाहिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो क्या आप तिरपान स्टडी सेंटर के लिए इतना कुछ नहीं करिएगा? ये तो स्वाभाविक बनता है। तो आप भी जरूर ऐसा कीजिए, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए और भी वीडियो इसी तरह से आता रहे। ठीक है, पहली बार जो मेरे बच्चे मेरे वीडियो पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 6th क्लास से एम तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। और इसके लिए नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगा और इसके लिए आपको जो है तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करने की जरूरत भी पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, तिरपान स्टडी सेंटर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लेने से आपका जो है मोबाइल का मेमोरी नहीं भरेगा, ठीक है। लेकिन एक जरूर बात हो जाएगी, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो ऐसा मत कीजिए, समझदार हैं, समझ में आता है तब जाके जो है सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ देख लेने से नहीं होता है दोस्तों, और भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं बार बार यही कहता हूँ, कई बच्चे ये कहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, जबकि वो तिरपान से मुल्ट पे रख देते हैं, तो उनको कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा? इसलिए सोचिए, विचार कीजिए, बड़े कक्षे में हो आप, इससे आपका मेमोरी नहीं भरेगा। अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।